नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे नए वक्फ कानून की। संसद ने वक्फ कानून को पास कर दिया है और देश भर में एक अजीब सा माहौल है। खास करके जैसे उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने तमाम संवेदनशील जिलों में बाकायदे फोर्स का मूवमेंट बढ़ा दिया है। एक तरह से तनाव है समाज में, और वो तनाव इसलिए है क्योंकि एक जो मुस्लिम कम्युनिटी है जिसकी आबादी इस देश में अच्छी खासी है, उसको ये लगता है कि उनके जो पुरखों ने दान की थी अपनी संपत्तियां, दान लोगों की भलाई के लिए, जिसमें मस्जिद भी है, कब्रिस्तान भी है, यतीम खाना भी है और भी तमाम चैरिटेबल चीज़ें हैं, उनकी ज़मीनों को ये सरकार हड़पना चाहती है। और ये शक इसलिए और ज़्यादा उनको गहरा हो गया, क्योंकि ये शक इसलिए और ज़्यादा गहरा हो गया है क्योंकि इन वक्फ बोर्ड में अब गैर मुस्लिम भी तैनात करेगी सरकार। जाहिर है कि गैर मुस्लिम का मतलब है कि वो भाजपा के होंगे, भाजपा के होंगे तो भाजपा की जो आइडियोलॉजी है उसके समर्थक होंगे। तो इसलिए समाज में तनाव सा है, लोगों को लगता है कि हमसे कुछ छीन रहा है मुस्लिम समुदाय को। दूसरी तरफ जो भाजपा समर्थक हैं उनको लग रहा है कि जैसे मुसलमान या वक्फ बोर्ड के जरिए बहुत सारी संपत्तियों पर कब्जा कर ले रहे थे और अब मोदी जी उसको रोक देंगे, मोदी जी, योगी जी, तो वो खुश भी हो रहे हैं। इस विषय पे बातचीत के लिए हमारे साथ हैं आज कुमार भवेश चंद जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। भवेश जी, आपने संसद के दोनों सदनों में ये डिबेट देखी और सरकार बड़े जोरदार ढंग से इसको पैरवी कर रही। आपको क्या लगता है कि सरकार के उस तर्क में दम है? कोई ऐसे तर्क हैं जो लगता है कि हाँ, इतना बड़ा कदम उठाने की ज़रूरत थी, बाकी समस्याओं को छोड़ करके इसी पे? देखिए, भ्रष्टाचार तो बहुत जगह है, एलडीए में भी है, विकास बोर्ड में भी है, हर डिपार्टमेंट में है, लेकिन निशाना मुस्लिम वक्फ प्रॉपर्टीज को बनाने के लिए। तो ये क्या आपको लगता है सरकार मैसेज क्या देना चाहती है? देखिए, 2 दिनों की ये बहस हुई राज्यसभा में और लोकसभा में, उससे पहले लोकसभा में, और ये मैं मानता हूँ कि ये बहस बड़ी स्वस्थ थी, क्योंकि दोनों पक्षों की जो बात थी वो बहस के दौरान आई। दोनों पक्षों की जो आशंकाएँ थी, शंकाएँ थी, या जो सत्ताधारी पक्ष जिस लॉजिक के साथ इस बिल को संशोधित करना चाहता था, उसका उनका पक्ष भी आया। मैं इसको एक समग्र रूप में देखूं तो ये बड़ी स्वस्थ तरीके से इस पर बहस हुई। और उससे पहले अगर जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय सिस्टम है, उसके तहत इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भी भेजा गया था, उस पर चर्चा हुई, उसमें विपक्ष ने अपना संशोधन रखा। तो सब कुछ होने के बाद लेकिन ये जब बिल पास हो गया है और जिस तरह का रिएक्शन है, यानी आपका ये कहना है कि सरकार ने इस बिल को पास कराने में जो एक डेमोक्रेटिक तरीका है वो अपनाया? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि इसका प्रोसेस बहुत समय बाद, इस सरकार की ऐसी नीयत और नीति नहीं रही है, और वो जबरदस्ती से बहुत सारी चीज़ों को करती रही है, और विपक्ष के विरोध के बावजूद, विपक्ष के समर्थन नहीं होने के बावजूद वो करती रही है। लेकिन इसमें एक प्रक्रिया अपनाई गई। हालांकि अभी भी विपक्ष ये कह रहा है कि ये इसमें जोर जबरदस्ती ही हुई है और इसमें तमाम जो है तरीके की चीज़ों को इग्नोर किया गया। विपक्ष बहुत संतुष्ट नहीं है, लेकिन इससे अलग अगर हम बातचीत करते हैं तो इससे जनता भी संतुष्ट नहीं है। अगर इस बिल पर ये रिएक्शन है कि राजनीतिक दलों के अलावा सामाजिक संगठनों के लोग अगर वोट जा रहे हैं, तो ये बताता है कि इस बिल के प्रति, ये जो कानून बनाया गया है, इसके प्रति जन समर्थन नहीं। तो जन समर्थन नहीं होने के बावजूद ये क्यों कानून है, क्यों सरकार इसको लोगों पर थोपना चाहती है, ये अगर समझने की कोशिश की जाती है तो ये साफ समझ में आता है कि इसके पीछे सियासत है, और बहुत बड़ी सियासत है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से उसकी एक नीति रही है कि वो एक समाज को दबा के रखे और उससे उसका वोट बैंक या हिंदू का कंसोलिडेशन जो है, कंसोलिडेशन उनको एक
मिलता हुआ दिखाई देता है, या उसको ऐसा लग रहा है कि हिंदू समाज में एक एकजुटता बन रही है, क्योंकि उस समाज की अपनी समस्याएं थी। उस समाज में एक सोच ये लंबे समय से पिछले राजनीतिक दलों के कार्यकाल के दौरान मुस्लिम तुष्टीकरण की वजह से उनके मन में ये धारणा बनी थी, जो बहुत मजबूत धारणा थी कि इस देश में मुस्लिमों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, अतिरिक्त तरीके से उनको कुछ प्रोटेक्शन मिल रहा है जो उनका हक नहीं बनता। तो उस धारणा की वजह से एक बहुत बड़ा समूह जो है उसके खिलाफ था, और उस समूह को लेकर ये साथ चलना चाहते हैं, और उस समूह का समर्थन इनको मिल रहा है। और समय समय पर जब लगता है कि उस समूह में थोड़ी निराशा आ गई है, या उस समूह में अब ऐसा एक वो धारणा कमज़ोर पड़ रही है कि सरकार मुस्लिमों के प्रति जो नीति लेकर आई थी, उस नीति में थोड़ी ढीलापन है, वो थोड़ा सरल हो गई है, तो तब उस चीज़ को रिवाइव नहीं, लेकिन अगर अपने वोट बैंक को ये खुश करना चाहते हैं, मान लीजिए उसको कंसोलिडेट करना चाहते हैं लोगों के, तो कुछ ऐसे काम करें जिससे हिंदुओं के पॉजिटिव हित हो। बेरोजगारी की समस्या है, दुकानदार परेशान है, महंगाई की समस्या है। अभी देखिए बैंकों में आया कि ट्रांजैक्शन पे इतना फीस बढ़ती चली जा रही है। तो बजाय हिंदुओं को खुश करने के ये मुसलमानों को एक धक्का देने की जो पॉलिटिक्स है, तो क्या ये मुसलमानों को एक पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि ताकि उनको लगे लोगों को कि हाँ ये मुसलमानों को दबा रहे हैं, और एक तबके को इसको सडेस्टिक प्लेजर मिले, जिसको कहते हैं कि एक पर पीड़ा से आनंद मिलता है। देखिए आप सही कह रहे हैं, लेकिन देश में समस्याएं तो कई होती हैं, उनका समाधान भी है, लेकिन राजनीतिक दलों का और खासतौर पर जो सत्ता में बैठे लोग होते हैं उनकी चिंता दूसरी होती है। उनकी चिंता ये होती है कि वो सत्ता में बने रहें और लंबे समय तक बने रहें, और उनके अपने एजेंडे पर उनको काम करने का लगातार अवसर मिलता रहे। और इसीलिए ये समस्याएं जो देश की जिनका जिक्र कर रहे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, और बहुत सारे और सारे सवाल हैं, बहुत जगह करेक्शन की ज़रूरत है, उन करेक्शंस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उन पर ध्यान दिया जाता है, जिससे उनके सत्ता में बने रहने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो भारतीय जनता पार्टी को लगातार ये उसकी कोशिश रहती है कि वो ऐसे मसलों को छेड़ता रहे। उससे दो काम होते हैं, एक तो लोगों का ध्यान इधर बढ़ जाता है, लोगों को महंगाई दिखाई नहीं देती है, लोगों को बाकी समस्याएं उतनी मजबूत दिखाई नहीं देती हैं, लोगों को लगता है कि सरकार काम तो कर रही है और सरकार उनके एजेंडे पर ही काम कर रही है। वैसे लोगों को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है जो मुस्लिम विरोधी थे, जिनको लग रहा था कि मुस्लिमों को अतिरिक्त महत्व दिया जा रहा है इस देश में, जबकि उनकी आबादी बहुत कम है। और ऐसा पिछली सरकारों ने किया भी था, उन्होंने कुछ अपने वोट बैंक को क्रिएट करने के लिए उनको विशेष तरजीह दी थी, और जिसकी वजह से उनमें एक अतिरिक्त आत्मविश्वास भी था। तो वो ये दरअसल क्या है कि इस देश में गलत तरह की राजनीति ने शुरू से ही जन्म ले लिया, और इस देश का कल्याण कैसे होगा इसको सोचने से ज़्यादा इस बात पे लोग लग गए कि कैसे सत्ता में बने रहे। देखिए जब इस देश आज़ाद हुआ था और नेहरू जी के हाथ में सत्ता थी, तब जो देश के विकास के लिए जो रूपरेखा रखी गई है, अब देखिए ना कि देश में जो है योजना आयोग तो बाद में बना, लेकिन आज़ादी से पहले ही जब कांग्रेस ने एक स्कीम बनाई थी और बाकायदा एक उसका नाम था राष्ट्रीय योजना आयोग है ना, राष्ट्रीय योजना समिति 1936 में। आज़ादी अभी मिली नहीं थी, आज़ादी अभी बहुत दूर थी, लेकिन एक विश्वास था इस देश को और कांग्रेस को कि आज़ाद तो हम हो ही जाएंगे, हम जब काम कर रहे हैं तो हमें आज़ाद होना ही है। तो भारत की रूपरेखा क्या होगी, भारत का विकास कैसे होगा, यहाँ कृषि का कैसे उत्थान होगा, यहाँ पे उद्योगों को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, दुनिया आगे बढ़ रही है। तो आप समझ लीजिए कि द्वितीय विश्व वर्ल्ड वार से पहले भारत ने एक रूपरेखा बनाई थी, उस पर काम शुरू किया था। और अब क्या स्थिति है, नेहरू के बाद की क्या स्थिति है, उसके बाद की क्या राजनीति हुई। तो नहीं, अब तो गली गली हिंदू मुस्लिम फीलिंग पैदा की जा रही है। जाके लोग कुछ हिंदू नेता जाके कह रहे हैं कि साहब आप मुसलमानों के दुकान से मत सामान खरीदिए, आप ऐसे करिए, मतलब एक तरह से। और सारे जो मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, इन सबको एक हेट सिंबल बना दिया गया है। तो कोई ज़रूरी है कि हम मुसलमानों को चुनाव जीतने के लिए हेट सिंबल या विलन बनाएं? अगर ऐसा करेंगे तो समाज में फिर शांति कैसे रहेगी? शांति तो कोशिश नहीं है ना, शांति की कोशिश उनका मकसद भी नहीं है, उनका मकसद है सत्ता में बने रहना, जैसा मैंने कहा। और हर राजनीतिक दल का सबसे बड़ा मकसद ये होता है कि वो सत्ता में पहले बने रहें।
किसी रूप में बने रहे, जनता का समर्थन उनको मिलता रहे। और जनता का कैसे समर्थन उनको मिलेगा, उसके लिए वो इशू चुन लेते हैं। उनको मालूम है कि जनता को महंगाई तो चुभती है, जनता को बेरोजगारी चुभती है, लेकिन हम इन सवालों को उठाकर उनको उधर से ध्यान भटका सकते हैं और हम इस काम में लगा सकते हैं। तो पिछले कई सालों से, मैं नहीं कहता हूँ कि इसी सरकार ने ऐसा किया है, कई सरकारों ने यही काम किया है और इसकी वजह से राष्ट्रवाद सिर्फ जो है एक नारों में सिमटा हुआ है। और राष्ट्रवाद जो आज़ादी के बाद दिख रहा था, जो नेहरू के कार्यक्रमों में दिख रहा था, जो लाल बहादुर शास्त्री के कार्यक्रमों में दिख रहा था, उसके बाद इंदिरा गांधी के कुछ समय तक उनके कार्यकाल में राष्ट्रवाद दिख रहा था बांग्लादेश बनने तक, उसके बाद सिर्फ सत्ता रह गया लोगों का। और कांग्रेस ने भी वही गलतियां की और उन्हीं गलतियों की वजह से कांग्रेस रसातल में चली गई। और आपने देखा कि बीच में कई ऐसी इतनी सरकारें आई जिन्होंने 5 साल भी पूरा नहीं किया, क्योंकि किसी के पास दृष्टिकोण नहीं था, किसी के पास ये विजन नहीं था जो नेहरू ने जिस विजन के साथ इस देश को आगे बढ़ाने का काम किया था। एक लंबी योजना थी, एक लंबा कार्यक्रम था जिसके तहत देश को आगे ले जाना था। हरित क्रांति हुई देश में, उस देश में औद्योगिक क्रांति हुई, इस देश में कृषि जिसमें हम आत्मनिर्भर नहीं थे, अपनी भूख के बराबर खाना नहीं, हम अपना अनाज नहीं उपजा पाते थे, वो हमने स्थिति पैदा की, लेकिन हम भटक गए हैं कहीं ना कहीं। तो सियासत हमें अब जो है, जो दिशा दिखाई दे रही है वो हमें भटकाने का काम कर रही है। और सबसे दुर्भाग्यजनक स्थिति है कि जनता के अंदर भी वो भावना धीरे धीरे खत्म हो गई, क्योंकि शिक्षा का जिस तरह से प्रसार होना चाहिए था, शिक्षा का मतलब कि अपने बारे में समझदारी विकसित करने का अगर भारत के अंदर एक दृष्टिकोण बना होता जो बहुत बड़ा वर्ग है, तो वो आज 5 किलो अनाज से संतुष्ट है। वो आज छोटी मोटी सरकार की योजनाओं से उसको लगता है कि बहुत बड़ा बदलाव आ गया और सरकार उनके लिए बहुत कल्याणकारी काम कर रही है। तो ये परिस्थिति इसलिए आई क्योंकि मैं मानता हूँ कि देश में शिक्षा को लेकर जिस तरह से काम किया जाना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। लोगों को शिक्षित करने का काम, लोगों को समझदार नागरिक बनाने का काम जिस तरीके से होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। भवेश जी, लेकिन कई सालों से, 1 दशक से ज़्यादा हो रहे हैं, केंद्र सरकार है और उत्तर प्रदेश में भी 8 साल हो गए, लगातार ऐसे काम हो रहे हैं जिससे मुस्लिम कम्युनिटी अपने को एलिनेट महसूस करती है या अपने आप को एक विक्टिम समझ रही है। मतलब इस तरह का परसेप्शन है, भले उसमें सच्चाई कितनी है वो एक अलग बात है। तो आपको क्या लगता है कि अगर समाज में इस तरह से जो गलियों में, मोहल्लों में, समाज में और अविश्वास होगा और मन में अशांति होगी, तो कैसे हम भारत को विश्व गुरु या इतने 5 ट्रिलियन इकॉनमी की तरफ ले जा सकते? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये तरीका तो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि मन में शांति, आप देखिए कि घर में भी अगर शांति होती है ना तो सुखी सबसे ज़्यादा महसूस करता है। सिर्फ पैसे आ जाने से, सिर्फ समृद्धि आ जाने से सुख ही आप अनुभव नहीं कर सकते। सुख का अनुभव तब करते हैं आप जब आप संतुष्ट होते हैं। तो संतोष का विषय तो है नहीं हमारे। छोटे छोटे देश आगे बढ़ गए, वियतनाम है, बांग्लादेश है। आज भारत के बाद आज़ाद हुआ, 1975 में आज़ाद हुआ वियतनाम, और आज भारत का बहुत बड़ा तबका वहाँ वियतनाम घूमने जाता है, वहाँ की सड़कों को देखने जाता है, वहाँ जो विकास हुआ है उसको देखने जाता है। तो ये ट्रेजेडी है कि भारत अपने आप को विश्व गुरु बनने, इकॉनमी में बांग्लादेश भी आगे, बिल्कुल चीन बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे हमसे छोटे देश हैं और उनकी आबादी कम है, उनका दायरा कम है, एरिया कम है उनके पास, लेकिन उन्होंने एक अलग नीति से, सिंगापुर जिन्होंने एक डेमोक्रेसी का एक मिसाल कायम किया है कि वहाँ किस तरह से वहाँ की व्यवस्था होगी। लेकिन हमारे शासकों ने हमारे लिए राष्ट्रवाद एक नारा तो दिया, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक अलग विजन के साथ काम करने वाली सरकार बनने का दावा किया, लेकिन हम देखते हैं कि ये समाज में विभाजन पैदा करके सत्ता में बने रहने को ज़्यादा उत्सुक दिखाई देती है, और देश की जो मूल समस्याएं हैं उन पर कम बात हो उसकी चिंता रहती है उनको, और कैसे वो लगातार सत्ता में बने रह सकते हैं ऐसे विषय उठाकर और लोगों को विभाजन के जरिए वो सत्ता में बने रहने की कोशिश करती है अनंत तरीकों से। आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग पर जिस तरह के शिकायतें आ रही हैं कि चुनाव आयोग ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको करप्ट करने की कोशिश की जा रही है। बहुत सारे सवाल पिछले 10 सालों में उठे हैं, उसके लिए इस सरकार को कसूरवार ठहराया जाता है, लेकिन इस देश का बौद्धिक समाज भी जो है वो तमाम इसकी आलोचनाओं में उस तरह से कर रहा है, लेकिन उसकी जनता के बीच में इसलिए सुनवाई नहीं हो पा रही है क्योंकि मैंने
मेरा अपना अनुभव यही कहता है कि इस देश के नागरिकों को भी भ्रमित किया गया है, और इस देश के नागरिकों में अगर ये भ्रम पैदा हो गया है कि उनके लिए विकास का यही रास्ता है जो भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है, तो मुझे अफसोस है कि इस देश की गति कुछ और नहीं है। इस देश में अव्यवस्था और जो माहौल बन रहा है, एक बार फिर हम देख रहे हैं कि उसी तरह की स्थिति होगी कि इस देश के नागरिकों को एक बार फिर सड़क पर आना पड़ेगा, फिर से एक बार संपूर्ण क्रांति का कोई रास्ता दिखाने वाला हमारे सामने आएगा, और वो एक बदलाव जब होगा, जब लोगों के हाथ में सत्ता आएगी, जब लोग अपने हिसाब से एक बार फिर से इस चीज़ को डिफाइन करेंगे कि हमें फिर से अपना वही रास्ता चुनना है जो लेने का था, जो बाकी लोगों का था, जो देश को कैसे नेशन को बिल्ड करना है, कैसे दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले खड़ा करना है, कैसे हम अपने पड़ोसियों के साथ जिस तरह से वो ग्रो कर रहे हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। चाइना एक कितनी बड़ी तरक्की उसने दिखाई है कि दुनिया में आज उसकी हमें वो अमेरिका के साथ वो आज आँख में आँख मिलाकर बात कर रहा है, लेकिन हमारी क्या स्थिति, तो हमने राजनीतिक गलत रास्ता अपना लिया है। मुझे लगता है इस देश के नागरिकों को ही ये सद्बुद्धि जब आएगी तो ये रास्ता सही होगा, क्योंकि उन्हें भ्रमित किया गया है और वो भ्रम में आ गए हैं, क्योंकि वो नागरिक के रूप में प्रशिक्षित नहीं किए गए हैं। उनको शिक्षा, जिस तरीके से एक सत्ता का काम था कि देश में शिक्षा का एक अच्छी समझदारी नागरिकों के भीतर हो, वो अपना भला बुरा समझ सकें, और उसके हिसाब से हम कहते तो हैं कि अपना वोट समझदारी से दीजिए, लेकिन हम जानते हैं कि हम चाहते नहीं हैं कि वो समझदार बने, क्योंकि वो समझदार बनेंगे तो इस तरह से वोट नहीं जी, अगर वो समझदार बनेंगे तो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और पैसे के नाम पे, दारू के नाम पे वोट नहीं देंगे। और उसकी वजह यही है कि जैसा कि भवेश जी कह रहे हैं कि हम एक नागरिक समाज जो बनाने की तरफ हमें बढ़ना था, कि हर नागरिक अपना दायित्व समझे, और ख़ास करके जिस देश में बहुत से धर्मों के लोग रहते हैं, और हिंदुस्तान के बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियाँ, बहुत सारे तरह तरह के रंग रूप के लोग रहते हैं, उनको आपस में मिलजुल के ही रहना पड़ेगा, और अपने जो भेदभाव उनको भुला करके और समाज को कहीं न कहीं खड़े होना पड़ेगा कि जो इस तरह की विभाजनकारी राजनीति है सत्ता में बने रहने की, उसको स्वीकार न करें, उसको दुत्कारा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।